ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और देखता हूं मैं ये सवाल आप कर पाते हो कि नहीं। और इन सवालों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी आई है यूपीपीसीएल में TG2 की, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसका बैच करियर विल ऐप पे स्टार्ट हो चुका है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन टारगेट बैच के नाम से बैच 21 सितंबर से अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड सारे के सारे सब्जेक्ट की क्लासेज तुरंत मिल जाएंगी और उसमें लाइव क्लासेज भी चल रही हैं। साथ ही साथ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का एक प्रैक्टिस बैच भी है, जिसको अगर आप सिर्फ बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके अलावा जेई इलेक्ट्रिकल का भी एक प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हुआ है और जेई इलेक्ट्रिकल का थ्योरी बैच तो चल ही रहा है। यानी अगर आप जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए एक थ्योरी का बैच और एक प्रैक्टिस बैच चल रहा है, और अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो तो उसके लिए भी एक थ्योरी का बैच और एक प्रैक्टिस बैच करियर विल ऐप पे चल रहा है। तो अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप करियर विल ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। कहां पे? करियर विल ऐप पे। ये क्लासेस आपको करियर विल ऐप पे दिख जाएंगी। आप करियर विल ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद ऐप आप खोलेंगे तो सबसे नीचे एक लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा। उस लाइव क्लास पे आप सबसे पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पे ऊपर अलग अलग एग्जाम का एक सेक्शन आएगा, जिसमें आईएएस, पीसीएस, रेलवे, एसएससी ये कैटेगरी बनी होगी। उसी में एक कैटेगरी आपको दाएं साइड जाने पर दिखेगी जेई एंड आईटीआई एग्जाम। उस पे आप क्लिक करना जेई एंड आईटीआई एग्जाम पे, तो आपको जितने भी जेई और आईटीआई के बैचेज चल रहे हैं सारे के सारे बैचेज दिख जाएंगे। आप वहां पे बैचेज को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऐप पे ही जाकर के डेमो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे आप? सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, और अगर आपको बैच से रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो आपके एग्जाम कई सारे लाइन में लगे हुए हैं। डीआरडीओ का एग्जाम है, और इसके अलावा जेई के बच्चों का एसएससी जेई का एग्जाम है, यूपीपीसीएल में TG2 का एग्जाम है। तो इन सारे एग्जाम के लिए आपको अपनी बेहतरीन तरीके से मेहनत करना है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं और देखता हूं ये सवाल आपको कुछ सिखा पाते हैं कि नहीं। तो शुरू करें सवालों का सिलसिला, शुरू किया जाए। चलिए, आज का पहला सवाल है ये है आज का पहला सवाल। आप इस सवाल को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप इस सवाल को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। सवाल है कि एक लैंप रेटेड एट 60 वोल्ट 40 वाट इज टू बी कनेक्टेड अक्रॉस 230 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद लैंप? अगर हिंदी अंग्रेजी में सवाल नहीं समझ में आ रहा तो आप हिंदी में समझ सकते हो। ये लिखा है व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। एक लैंप जो 60 वाट 60 वोल्ट है, ये बोल्ट है, ये बोल्ट है 60 वोल्ट। 60 वोल्ट पर 60 वाट का मूल्यांकन किया गया है और इसको 230 वोल्ट से कनेक्ट करना है। किससे? देखो सवाल क्या है कि एक 60 वोल्ट कामा 40 वाट रेटिंग का कोई बल्ब है। ये रेटिंग है बल्ब की, रेटिंग का कोई बल्ब है। इस बल्ब को कनेक्ट करना है 230 वोल्ट से। तो इस बल्ब के सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाना है? सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना है। क्यों रेजिस्टेंस लगाना है सीरीज में? रेजिस्टेंस लगाने का कारण क्या है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? आप देखो बल्ब की रेटिंग को देखो, क्या लिखा है 60 वोल्ट का 40 वाट। इसका मतलब यह है कि जो बल्ब है उसको अगर 60 वोल्ट की सप्लाई आप दोगे तो बल्ब 40 वाट की पावर कंज्यूम करेगा। बल्ब के रेटिंग का क्या मतलब, आप समझने की कोशिश करो। अगर बल्ब को आप 60 वोल्ट की सप्लाई दोगे तो बल्ब 40 वाट की पावर कंज्यूम करेगा।
अब इसका मतलब यह है कि जो बल्ब है मेरा, जो मेरे हाथ में है, जो मैंने मार्केट से खरीदा है, उसकी रेटिंग जो है 60 वोल्ट की है। इसका मतलब जो आप उसको सप्लाई दोगे वो 60 वोल्ट के आसपास ही दोगे। अगर 60 वोल्ट की रेटिंग का कोई बल्ब है तो मैं उसको 200 वोल्ट की सप्लाई तो नहीं दूंगा। यहां पे 230 वोल्ट की सप्लाई देना चाह रहे हैं। अरे भाई, कोई भी बल्ब जिस रेटेड वोल्टेज का होता है वो उसी पे ऑपरेट करता है और उसी पे ऑपरेट करना चाहिए। अगर आप उस बल्ब को उसकी रेटिंग से ज्यादा वोल्टेज दोगे तो बल्ब के फ्यूज होने की संभावना है, बल्ब के खराब होने की संभावना है। जैसे आप अपने घर में कोई बल्ब लगाते हो, नॉर्मली उस बल्ब की रेटिंग मान लीजिए 220 या 230 वोल्ट है, तो अगर मैं उस बल्ब को 1000 वोल्ट दे दूं तो बल्ब क्या होगा? स्वाहा हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो अगर आपके बल्ब, आपके घर में जो बल्ब है वो 230 वोल्ट की रेटिंग का है तो उसको 230 वोल्ट ही दोगे। यहां पे जो बल्ब है वो 60 वोल्ट की रेटिंग का है, तो 60 वोल्ट की रेटिंग का है तो 60 वोल्ट से कम देने पर तो कोई खतरा नहीं है। मैंने कहा बल्ब मेरा 60 वोल्ट के आसपास ऑपरेट करेगा, 60 वोल्ट तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो 60 वोल्ट से कम दोगे तो बल्ब को कोई नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन 60 वोल्ट से ज्यादा देने पर बल्ब को नुकसान हो सकता है। और यहां सवाल में क्या पूछा गया है? 60 वोल्ट की रेटिंग वाले बल्ब को मैंने 60 वोल्ट नहीं 230 वोल्ट मेरा मन है देने का। अरे चिंटू, पगला गए हो क्या? काहे 230 वोल्ट दोगे? जिसकी रेटिंग 60 वोल्ट है मैं उसको 230 वोल्ट क्यों दूंगा? क्या हो जाएगा सर? 230 वोल्ट देने से बल्ब फ्यूज हो जाएगा चिंटू। अगर उसकी रेटिंग 60 वोल्ट है तो उसको लगभग 60 वोल्ट के आसपास की सप्लाई दो। सर कम दे देंगे तो? कम दे दोगे तो बल्ब तो नहीं फ्यूज होगा, 60 वोल्ट से कम दोगे तो। सर ज्यादा दे देंगे तो फ्यूज होने की संभावना है। सर 60 वोल्ट के बल्ब को 230 वोल्ट से पागल एग्जामिनर जोड़ना क्यों चाहता है? ये पेपर सर सवाल आप ही नहीं बनाया क्या? नहीं चिंटू, मैंने नहीं बनाया, किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है सर, पागल एग्जामिनर ने 230 वोल्ट से क्यों जोड़ने की कोशिश की बल्ब को? वो फ्यूज क्यों करना चाह रहा है बल्ब को? लेकिन उसने सवाल भी पूछा है कि वो 230 वोल्ट सप्लाई से अगर जोड़ना चाह रहा है, फिर पूछा क्या है कि बल्ब के साथ सीरीज में कितना रेजिस्टेंस जोड़ दें। इसका मतलब वो 60 वोल्ट के बल्ब को 230 वोल्ट से जोड़ना चाह रहा है और वो ये भी चाह रहा है कि बल्ब फ्यूज ना हो। तो बल्ब अगर फ्यूज ना हो तो इसका क्या इंतजाम कर सकते हो आप कि 60 वोल्ट का बल्ब है, 230 वोल्ट से जोड़ेंगे तो फ्यूज हो जाएगा। लेकिन 230 वोल्ट दे भी दे, बल्ब फ्यूज भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तरीका है कि 60 वोल्ट के बल्ब को 230 वोल्ट दें, रेटेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज दें, मगर बल्ब फ्यूज ना हो? ऐसा हो सकता है क्या? हां, हो सकता है। आप 60 वोल्ट के बल्ब को 230 वोल्ट दे सकते हो, लेकिन आपको बल्ब के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा सर? इससे होगा क्या कि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है, 60 वोल्ट तो बल्ब ले लेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस खा जाएगा। अगर आपने बल्ब के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो जितना भी वोल्टेज आप दोगे, जितना मर्जी दो, बल्ब को लेना 60 वोल्ट है, बल्ब 60 ही वोल्ट लेगा। बाकी कहां जाएगा सर? बाकी वो रेजिस्टेंस खा जाएगा। सर वो रेजिस्टेंस किस वैल्यू का होगा? वही तो पूछा गया है कि मैं 60 वोल्ट की रेटिंग के बल्ब को 230 वोल्ट देना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बल्ब फ्यूज ना हो, तो उस बल्ब के सीरीज में कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाऊं? ये सवाल का मतलब है। ये आपको एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पता होना चाहिए कि 60 वोल्ट को अगर हम 230 वोल्ट देंगे तो बल्ब फ्यूज होगा। लेकिन वो 230 वोल्ट देना चाहता है और देने के बाद पूछा है कि सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाएं। यानी बाय डिफॉल्ट आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो यही पूछना चाह रहा है कि बल्ब के सीरीज में कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाएं कि 230 वोल्ट देने के बाद भी बल्ब फ्यूज ना हो। ये यही सवाल है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, बल्ब जो है हमारा ये है। अगर इस बल्ब को, ये बल्ब है मेरा, अगर इस बल्ब को मैं 40 वाट बल्ब है, 60 वोल्ट इसकी वोल्टेज रेटिंग है। यहां से मैं बल्ब का क्या निकाल सकता हूं? रेटेड करंट निकाल सकता हूं मैं क्या? वोल्टेज पता है, पावर पता है, करंट निकाल सकता हूं मैं? हां, निकाल सकते हैं। बल्ब की करंट निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी। कैसे? P = V/I। तो अगर बल्ब का रेटेड पावर पता है, बल्ब की रेटेड करंट, रेटेड वोल्टेज पता है, तो यहां से करंट कितनी हो जाएगी बल्ब की? P/V। पावर है 40 और वोल्टेज है 60, 2/3। तो बल्ब की जो रेटेड करंट है
2/3 एम्पियर, यानी ये करंट बल्ब में फ्लो हो रही होगी जो रेटेड करंट है। अगर रेटेड पावर ये है, रेटेड वोल्टेज ये है, तो रेटेड करंट है। ठीक है, क्या इस 60 वोल्ट के बल्ब को मैं 230 वोल्ट दे सकता हूं? वैसे दोगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अगर इस 60 वोल्ट के बल्ब को आप वैसे 230 वोल्ट दोगे तो बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये 60 वोल्ट तक का ही वोल्टेज बर्दाश्त कर पाएगा। आप 230 वोल्ट दोगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो 230 मत दो आप इसको। कितना दे सकते हैं? 60 वोल्ट। 60 वोल्ट दिया हमने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं 230 वोल्ट देना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं, जबरदस्ती कर रहा हूं मैं। तो अगर आप इसको जबरदस्ती देना चाहते हो 230 वोल्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अब आपने 230 वोल्ट दे दिया, हमको कोई ऐतराज नहीं है। देखो 230 वोल्ट आपने दिया, सर 230 वोल्ट देने से क्या होगा? बल्ब जो है, ये बल्ब है और इसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया। पूछा वही रेजिस्टेंस कितना हो। अब आप ये बताओ मुझे, अगर आप चाहते हो कि हम रेजिस्टेंस लगाएं और बल्ब फ्यूज ना हो, तो रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, ये सवाल है। अच्छा, बल्ब कितना वोल्टेज लेगा आपको तो पता है। 230 वोल्ट में से बल्ब 60 वोल्ट से ज्यादा नहीं लेगा, तो बल्ब जो वोल्टेज लेगा वो तो 60 वोल्ट लेगा। बल्ब कहेगा भैया मेरा रेटेड 60 है, मैं 60 ही लूंगा 230 में से, बाकी मेरे से लेना देना नहीं है, वो रेजिस्टेंस खाएगा। तो 230 में से अगर 60 वोल्ट ही बल्ब लिया तो बाकी बचा कितना? बाकी बचा कितना? 230 में से 60 है, ये बचा 170। 170 वोल्ट जो है वो वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस चला जाएगा। वो वोल्टेज कहां चला जाएगा? रेजिस्टेंस के क्रॉस। यानी आप जितना मर्जी उतना वोल्टेज दो, बल्ब लेगा 60 ही, एक्स्ट्रा जो भी होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस जाएगा। अब रेजिस्टेंस के क्रॉस कब जाएगा? 170। एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू का ही तो रेजिस्टेंस होगा, अपनी मर्जी से कोई रेजिस्टेंस तो ले नहीं लेंगे। तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी आप बताओ। इस रेजिस्टेंस की करंट निकाल सकते हो आप क्या? इस रेजिस्टेंस की जो करंट अगर मैं आई मान लूं तो वही करंट तो इस बल्ब में भी जाएगी। दोनों की करंट क्या होगी? सेम। अरे दोनों सीरीज में है, दोनों की करंट क्या होगी? सेम। और बल्ब की रेटेड करंट हमने निकाल रखी 2/3। रेटेड करंट जो है बल्ब की वो 2/3 एम्पियर है। तो अगर बल्ब की रेटेड करंट 2/3 है तो वही करंट 2/3 इसमें जाएगी, यानी इस रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट हमको 2/3 पता है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज पता है, तो क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? फिर ओम का नियम लगाओ। ओम भैया कह के गए हैं V बराबर आई आर, यहां से R हो जाएगा V/I। वोल्टेज कितना है रेजिस्टेंस के क्रॉस? 170 और करंट 2/3। बोलो, वोल्टेज जो रेजिस्टेंस का है दैट इज 170 वोल्ट, और उसमें जो करंट जा रही है वो 2/3। ये करंट कहां से निकाली हमने? यहां से। बल्ब 2/3 जो रेटेड करंट है बल्कि हमने उसको फ्लो करा दिया कि बल्ब का अगर रेटेड वोल्टेज 60 है तो उसमें जो रेटेड करंट है 2/3 है। अब यहां से इसको सॉल्व करो, 170 भागे 2/3 यानी 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। इसको काट दो, 255 ओम, 255 ओम। यानी आपको 255 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा बल्ब के सीरीज में। समझ में आई कहानी? आपको किस पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना होगा बल्ब के, उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कुछ और नहीं बल्कि 255 यानी 255 ओम है। यानी ये कहने का मतलब है अगर मैं यहां 260 वोल्ट देता तो ये तो लेता 60, बाकी 200 वोल्ट यहां जाता। अगर मैं इसको 500 वोल्ट देता सप्लाई में और मैं चाहता मेरा बल्ब फ्यूज ना हो, तो 500 में से 60 ये लेता, बाकी जो 440 होता वो यहां जाता। अब 440 वोल्ट यहां आने के लिए रेजिस्टेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए ना। वो रेजिस्टेंस कितने ओम का होना चाहिए वो आप निकाल लोगे। इसका वोल्टेज पता रहेगा, यहां से करंट पता रहेगी, तो आप आर निकालोगे V/I, जो इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए और जो करंट इसमें फ्लो रही है उसके हिसाब से आर की वैल्यू आप निकाल लोगे। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में अगर आप इस बल्ब को जो 60 वोल्ट रेटिंग का है लेकिन हम 60 वोल्ट की बजाय 230 वोल्ट देना चाहते हैं, तो मुझे उस बल्ब के सीरीज में अगर 255 ओम का रेजिस्टेंस मैं लगा दूं तो बल्ब की लाइफ पे, बल्ब की जान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्ब वैसे ही चमकता और जगमगाता रहेगा, बल्ब फ्यूज नहीं होगा। तो सवाल समझ में आया कि आई हैव कनेक्टेड ए 255 ओम रेजिस्टर इन सीरीज विद द बल्ब। नाउ इवन इफ यू आर गिविंग 230 वोल्ट देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑन दिस बल्ब, बल्ब फ्यूज नहीं होगा। तो सवाल का मतलब यही था। इसने क्या कहा, एक लैंप जो 60 वोल्ट और 440 वाट का मूल्यांकन किया गया 230 वोल्ट से जोड़ा जाना है,
मैंने नहीं कहा मैंने जोड़ दिया तो फ्यूज हो जाएगा। जोड़ा जाना है तो बताओ इस बल्ब के सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाएं कि बल्ब के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के अब फिर जोड़ेंगे 230 वोल्ट से, तभी बल्ब बच पाएगा। बिना रेजिस्टेंस लगाए अगर दे दोगे, ये बिना रेजिस्टेंस लगाए बल्ब को दे दोगे 230 वोल्ट, तो बल्ब आपका जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में जब आएगा तो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसी कॉन्सेप्ट से आप लगाओगे। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना रहेगा, आपको बल्ब का वोल्टेज पता रहेगा, बल्ब की पावर पता रहेगी, बल्ब का करंट निकालोगे। जैसे बल्ब की करंट पता चलेगी वही करंट इसमें जाएगी। R = V/I से आप निकाल लेना। जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है 170 वो वोल्टेज, और जो करंट है ये करंट से डिवाइड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब 2 स्टेप का है, वो तो समझाने में थोड़ा सा टाइम मुझे लगा, अदरवाइज ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं है, बट थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हो आप। तो ये था आज का पहला सवाल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बोलो, देखो और बताओ समझ में आया कि नहीं। अरे आया कि नहीं आया चिंटू? चिंटू का सर एग्जाम आने वाला है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, दिल की धड़कन बढ़ रही है चिंटू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, two resistor R1 and R2 when connected in series have a total resistance of 4.5 ohm and when they are in parallel their value is, इसको हटा दो, 1 added, their value is 1 ohm. What will be value of resistors in such situation? यानी दो रेजिस्टेंस R1 और R2 हैं, दोनों क्या हैं, जब सीरीज में जोड़े गए तो 4.5 है, और जब उनको पैरेलल में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आता है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिरोधों का मान क्या होगा? देखो ऐसे सवालों को अगर आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा 2 मिनट 2.5 मिनट का। अगर आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वहां वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाला है तो आप ऑप्शन देख करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे सवालों को ऑप्शन देख करके कैसे, देखो मैं सॉल्व करता हूं। जब ये सीरीज में जोड़े गए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 4.5। तो अगर R1 R2 हमने मान लिया तो सीरीज में वैल्यू क्या होती है, R1 + R2, ये हो गया कितना, 4.5, ऑप्शन 1। और जब पैरेलल में जोड़ा है तो इनकी वैल्यू 1 ओम है। पैरेलल में क्या होगा, R1 R2 का कॉम्बिनेशन, R1 × R2 अपान R1 + R2, R1 × R2 अपान R1 + R2 पैरेलल में जोड़ा गया है, और पैरेलल वैल्यू क्या हो जाएगी इनकी, 1 ओम। पैरेलल में इनकी वैल्यू 1 हो गई। अब पूछा है R1 और R2 की अलग अलग वैल्यू, ये तो दे रखा है, सीरीज में 4.5 दे रखा है तो ऐड कर दिया, पैरेलल में दोनों का कॉम्बिनेशन 1 दे रखा है तो R1 × R2 अपन R1 + R2 1 कर दिया हमने। ठीक है, अब आपसे यहां R1 और R2 की वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, देखो आप क्या करो, इस इक्वेशन 2 में R1 + R2 पे 4.5 रख दो, रखो, R1 × R2 अपन R1 + R2 जो पे 4.5 रख दो, ये वाला इक्वेशन 1 से बराबर 1। यहां से R1 × R2 कितना हो गया, 4.5, ये इक्वेशन 3 हो गया। यानी मैंने एक इक्वेशन बना ली, ये 3। यानी जो दोनों रेजिस्टर्स मेरे होंगे उन दोनों रेजिस्टेंस का जो योग होगा वो 4.5 होना चाहिए, और उन दोनों रेजिस्टेंस का जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट, वो 4.5 होना चाहिए। यानी आप ऑप्शन से चेक करिए ऐसे कौन से दो जो रजिस्टर हैं जिनका एडिशन 4.5 है और जिनका प्रोडक्ट 4.5 है। आओ चेक करते हैं। 2 और 2.5 को जोड़ने पर तो 4.5 आएगा, इसको गुणा करने पर तो 4.5 नहीं आएगा। 2 को 2.5 में गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 5 आएगा, जो कि नहीं मैच हो रहा है, ये नहीं होगा। 4 को 0.5 में जोड़ोगे तो 4.5 आएगा, ये तो मैच हो रहा है, लेकिन 4 को 0.5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। 4 × 0.5 2, ये तो नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। सी को देखो, 1 को 3.5 में ऐड करेंगे तो 4.5 होगा, गुणा करोगे इसका तो 3.5 होगा, जो कि नहीं मैच हो रहा है इससे, ये भी नहीं होगा। डी देखो, 1.5 और 3, इसको क्या करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो 4.5 होगा, और जब गुणा करेंगे तो 1.5 × 3 तो 4.5 हो जाएगा, ये मैच कर गया, डी। अरे जोड़ने पर इतना, गुणा करने पर क्या होगा, 1.5 × 3 4.5, डी। एग्जामिनर भी आजकल लगता है मेरी वीडियो देख रहा है, उसको पता है ऐसे सवाल आने पर चिंटू ऑप्शन रख करके चेक करेगा, इसलिए उसने डी में दे रखा। अगर कहीं पहले दे रखा होता तो पहला ही आप चेक करते, आ जाता, मैच कर जाता, आगे बढ़ जाते। उसने डी में दे रखा, कम से कम तुम चेक करो इसको। टाइम खर्च करवाना चाह रहा है, कोई बात नहीं हो, डाल तो मैं पात में दूसरा कोई तरीका ढूंढता हूं। तो डी ऑप्शन होगा आपके लिए।
ऐसे सवाल जब भी आएंगे आपके एग्जाम में तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक ही क्वेश्चन बनाया, दूसरी बनाया, यहां से इसकी वैल्यू रख दिया, चेक करना है कि ऐसे कौन से दो रेजिस्टेंस है जिनको जोड़ने पर इतना और गुणा करने पर इतना आ रहा, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बोलो जी, नहीं आया समझ में? अरे बोलो। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल मैं लिखता हूं। बेसिक एसआई यूनिट की संख्या है नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिटेज। पहला ऑप्शन है आपके पास 5, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 7। नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट यानी आपके पास ऐसी कितनी बेसिक एसआई यूनिट हैं, बेसिक एसआई यूनिट जिनका हम यूज बार बार करते हैं। बेसिक एसआई यूनिट कितनी है जिनका हम बार बार यूज करते हैं? बेसिक एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसमें बेसिक क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आते रहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा देखो। एक तो हो गया मास, एक मास है बेसिक एसआई यूनिट जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम, मास यूनिट क्या होती है किलोग्राम। दूसरी हो गई लेंथ, लेंथ हो गई या डिस्टेंस हो गई कह लो, जिसकी यूनिट हो जाती है मीटर। अगली हो गई टाइम, टाइम क्या हो गई, टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड। उसके बाद अगली हो गई करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी हो गई एम्पियर। एम्पियर। उसके बाद हो गया टेम्परेचर, तापमान, इसका हो गया केल्विन, के, केल्विन। एम्पियर को आप शॉर्ट में ए लिखते हो, सेकंड को आप एस लिखते हो शॉर्ट में, मीटर को एम लिख देते हो आप, ठीक है। तो मास, लेंथ, टाइम, करंट और टेम्परेचर, और उसके बाद अगला जो आपका है वो है आपका अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मात्रा, मात्रा इसको लेते हैं मोल में, मोल को एन से व्यक्त करते हैं। मोल जैसे आपने नहीं पढ़ा होगा गैस में कि किसी गैस के एन मोल हमने लिया, किसी गैस के 2 मोल हमने लिया, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो गैसियस सिस्टम में। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कि किसी गैस के 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, तो मोल को व्यक्त करते हैं एन से और लिखते हैं मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट को मोल से। और लास्ट आपका हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडिला, कैंडिला शॉर्ट में सीडी लिख सकते हो आप, कैंडिला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ज्योति तीव्रता बोलते हैं शायद हिंदी में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता। कैंडिला सीडी, अमाउंट मतलब मात्रा, किसी पदार्थ की मात्रा, मोल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए, तो आपको उत्तर होगा 7। तो जो बेसिक एसआई यूनिट है वो 7 हैं, मैंने 7 को लिख दिया। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी लिख दिया हमने, ल्यूमिनेसेंस कैंडिला, कैंडिला को सीडी से, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, कई बार ऐसे सवाल पूछ लेगा कि इसमें से कौन बेसिक एसआई यूनिट नहीं है, अब दे देगा 1 सेकंड दे देगा, 1 मीटर दे देगा, 1 ग्राम दे देगा, ऐसे सवाल आ जाएगा। देखो ऐसे सवाल नहीं पूछ लेगा कि विच इज नॉट बेसिक एसआई यूनिट,
इसमें से कौन बेसिक एसआई यूनिट नहीं है? तो आपको पता नहीं होगा सारा तो आप नहीं कर पाओगे। पहला दे देगा वो लेंथ, अगला दे देगा वो टाइम, फिर दे देगा वो करंट, और फिर दे देगा वो वोल्टेज। बताओ विच इज नॉट बेसिक एसआई यूनिट? इसमें से कौन बेसिक एसआई यूनिट नहीं है? लेंथ, टाइम, करंट या वोल्टेज? तो देखो लेंथ तो है, टाइम भी है, करंट भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है, करंट भी है, लेकिन वोल्टेज नहीं है। तो आपका उत्तर क्या होगा? वोल्टेज। तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि ये है, तो क्या नहीं है वो नहीं पता कर पाओगे आप। ये 7 हैं, बाकी सब नहीं है, तो जो है वो कम मात्रा में तो याद कर लेना। ये 7 हैं याद कर लेना, बाकी जो नहीं याद है आपको उसका मतलब वो नहीं है। तो ऐसे सवाल आएंगे तो आप टिक कर लेना, बेसिक एसआई यूनिट कौन नहीं है? वोल्टेज। ठीक है जी, ऐसे सवाल आएंगे तो हो जाएंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में कुछ बेसिक यूनिट्स होती हैं, कुछ बेसिक क्वांटिटी होती हैं, वो हमने लिख दिया। और आज का आखिरी सवाल आपके पास है ये कि मेरे पास 2 हीटर है और मैंने दोनों को कनेक्ट किया, पहले सीरीज में और फिर पैरेलल में। तो जो हीट जनरेट होगी दोनों में उसका रेशियो क्या है? जो हीट जनरेट होगी उसका रेशियो क्या है? 2 हीटर वायर ऑफ इक्वल लेंथ, इनकी लेंथ क्या है? लेंथ इक्वल है। लेंथ क्या है? इक्वल। आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। तो 2 हीटर हैं, हमने पहले उनको सीरीज में जोड़ा है। किसमें जोड़ा है? पहले सीरीज में जोड़ा है और फिर उन्हीं हीटर्स को हमने पैरेलल में जोड़ दिया है। ठीक है, ये हीटर 1 है, ये हीटर 2 है, ये हीटर 1 है और ये हीटर 2 है। ठीक है, अब आप ये बताइए लेंथ दोनों की सेम है तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल अपान ए। देखो मटेरियल अलग अलग है, ऐसा कुछ तो कह नहीं रखा है कि अलग अलग मटेरियल है दोनों हीटर का, तो मैं रो को सेम मान सकता हूं। लेंथ सेम है दोनों की। एरिया के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, मैंने एरिया भी सेम ही मान लिया, तो एरिया भी मैंने सेम मान लिया। क्यों सर? अरे मान लिया भाई, लेंथ सेम दे रखी है, रो मान लिया सेम, सेम मटेरियल का दोनों हीटर का है। एरिया क्षेत्रफल दोनों का मान लिया सेम है, मोटाई सेम है, तो रेजिस्टेंस दोनों का सेम हो जाएगा। इसे क्या एक सवाल आसानी से आप कर पाओगे। तो मैंने क्या किया, दोनों हीटर का रेजिस्टेंस सेम मान लिया। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस वही रेजिस्टेंस इसका मैंने मान लिया सेम, क्योंकि लेंथ सेम दे रखा है, रो हमने मान लिया दोनों सेम मटेरियल का है, और एरिया मतलब दोनों हीटर की जो थिकनेस है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, मोटाई है, वो भी सेम मान लिया हमने। लगभग सेम होता ही है भाई, अलग अलग होता तो मेंशन करता कि नहीं इसका मोटाई कुछ और, इसकी मोटाई कुछ और है। नहीं दे रखा तो एक मान लिया, ये दे रखा तो ये एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, तो मान लेते अलग अलग है। नहीं दे रखा तो सेम मटेरियल मान लिया, मटेरियल सेम, एरिया सेम, लेंथ दे रखा है सेम, तो रेजिस्टेंस सेम मान लिया मैंने। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर और इसका भी रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर तो इसका भी रेजिस्टेंस आर। अब पहले सीरीज में जोड़ा है और फिर पैरेलल में जोड़ा है। पहले देखो सीरीज में जोड़ा है फिर पैरेलल में जोड़ा है, ये सीरीज में जोड़ा है हमने, और फिर इन्हीं दोनों हीटर को पैरेलल में जोड़ा है। सवाल क्या पूछा है आपसे, हीट जनरेटेड जो होगी सीरीज और पैरेलल में उसका रेशियो क्या होगा? कि श्रेणी से समांतर, पहले श्रेणी में फिर समांतर क्रम के संयोजन में उत्पन्न उष्मा का अनुपात। तो उष्मा मतलब हीट, उष्मा मतलब क्या होता है? हीट। तो जो हीट होगी आपकी, हीट को आप क्या लिख, हीट होती है पावर इनटू टाइम। हीट मतलब एनर्जी, एक तरीके से हीट क्या है? एनर्जी ही तो है। हीट एक प्रकार से ऊर्जा है, और ऊर्जा क्या होती है? पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो टाइम का तो कोई मतलब है नहीं, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। आप ये बताओ, जो वोल्टेज दिया होगा आपने, वोल्टेज तो सेम होगा भाई। अगर यहां पे आपने V वोल्टेज दिया है
तो यहां भी आपने वोल्टेज V ही दिया होगा। अगर वोल्टेज अलग अलग होता तो लिखता सवाल में कि नहीं पहले वोल्टेज कुछ और था, बाद में वोल्टेज हमने कुछ और कर दिया, या आधा कर दिया, या दोगुना कर दिया। जब वोल्टेज की चर्चा नहीं की गई है दोनों हीटर के जोड़ने में, इसका मतलब यही है कि जो वोल्टेज पहले रहा होगा सप्लाई के तौर पे, वही वोल्टेज अब भी है सप्लाई के तौर पे। बात आ रही समझ में? आपको क्या मेंशन कर रखा है कि सीरीज में दिया था तो वोल्टेज कुछ और था, पैरेलल में जोड़ा तो वोल्टेज कुछ और हो गया? नहीं, इसका मतलब जो भी सप्लाई थी वो उतनी ही है। पहले अगर 230 वोल्ट था तो अभी भी 230 ही है, उतना ही है, बस बल्ब के कनेक्शन को बदला गया। जो पहले सीरीज था उसको पैरेलल कर दिया गया, बस। तो वोल्टेज जो होगा वो सेम ही हम लेके चलेंगे। अब हीट कितनी पैदा होगी ये देखना है। आप देखो, हीट होती है पावर इंटू टाइम, तो टाइम तो सेम ही है, तो आप पावर ले लो, पावर का रेशियो निकाल दो, वही हीट का रेशियो हो जाएगा। टाइम तो दोनों के केस में सेम ही होगा, टाइम तो कुछ दे नहीं रखा है कि 2 सेकंड 4 सेकंड, तो टाइम सेम ही लेके मान सकते हैं हम। ये अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। देखो हीट क्या होगी, पहले हीट आ जाएगी H1, पावर को आप क्या लिख सकते हो, V²/R लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बोलो। और टाइम को लिख दिया T। वोल्टेज कितना है V, रेजिस्टेंस कितना है इन दोनों का मिला करके 2R। तो अगर रेजिस्टेंस इन दोनों का मिला के 2R है तो आप यहाँ पे 2R लिखेंगे ना कि R। देखो ये R और AR दोनों सीरीज में है ना, दोनों हीटर, तो सीरीज में R+R कितना हो जाएगा 2R। तो रेजिस्टेंस 2R, सप्लाई वोल्टेज कितना है, सप्लाई वोल्टेज V है, तो सप्लाई वोल्टेज हमको पता है V, रेजिस्टेंस दोनों का हो गया 2R और टाइम T। भाई पावर हमने लिखा, हीट क्या होती है उसमें, एनर्जी, पावर इंटू टाइम। और पावर का फार्मूला V²/R तो होता है, पावर का एक फार्मूला होता है V इंटू आई, पावर का एक फार्मूला होता है I²R, और पावर का एक फार्मूला है V²/R, है कि नहीं? तो मैंने V²/R वाला लगा दिया, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वोल्टेज जो है वो फिक्स है, पहले जो था वही अब भी है, तो वोल्टेज कट जाना है, इसलिए V²/R वाला लगा दो, R पता है। तो ये पावर हो गई, ये टाइम हो गया, ये H1 हो गया। बाद में कितनी हीट आएगी, बाद की हीट को मैंने H2 मान लिया, तो फिर वही कहानी, हीट क्या है, एनर्जी, पावर इंटू टाइम। पावर को आप क्या लिखोगे, V²/R इंटू टाइम T, है कि नहीं? तो हीट अब हो जाएगी कितनी, वोल्टेज तो सप्लाई में V ही रहेगा। अब R क्या होगा, जब दो R वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आधा हो जाता है। तो जब R और R के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आधा, मतलब R का आधा कितना, R और R का आधा R/2। तो जो आप रेजिस्टेंस लेंगे यहां R की जगह पे R/2 लिखेंगे, आप लिखेंगे ना। जब दो समान प्रतिरोध समांतर में जुड़े होते हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध आधा हो जाता है। तो R और R का पैरेलल R/2, सप्लाई वोल्टेज V, टाइम T है, तो H2 क्या होगा, V²/R। अभी आप यहीं से देख लो, V²T यहां भी है, V²T यहां भी है, यहां पे 2R है और इस 2R की तुलना में R/2 हो गया। तो अगर हम सिर्फ इसको कंपेयर कर लें, यहां पे 2R है नीचे की वैल्यू और यहां पे R/2 है, तो ये वैल्यू जो है 1/4 हो गई कि नहीं इसकी, इसकी तुलना में यहां पे रेजिस्टेंस कितना हो गया 1/4। तो अगर रेजिस्टेंस कम हुआ है, 1/4 हुआ है, तो हीट कितनी हो जाएगी, 4 गुना, हीट 4 गुना। यानी अगर सीरीज में हीट को H1 माने और पैरेलल में हीट को H2 माने, तो पहले हीट अगर 1 है तो बाद में हीट 4 हो जाएगी। बोलो भाई, यहां पे V²T यहां भी है, V²T यहां भी है। अगर H1 और H2 का अनुपात में देखूं मैं, तो यहां रेजिस्टेंस 2R है, वहां रेजिस्टेंस R/2 है। तो 2R का आधा होगा R और फिर R का आधा होगा R/2। तो 2R का आधा R का आधा R/2, यानी 2R का 1/4 होगा R/2। देखो 2R का 1/4 निकालो, 2R का 1/4 तब होगा R/2, यानी 2R के कंपैरिजन में R/2 क्या है, 1/4 है। तो ये 2R है, ये R/2 है, ये R/2 क्या है 1/4, कम है ना, इसकी तुलना में ये 1/4 है, 1/4 है। तो अगर ये 1/4 है, नीचे का टर्म है, तो हीट क्या होगी, 4 गुना होगी। यानी इसकी हीट इसकी तुलना में 4 गुना होगी। यानी अगर H1 में हीट 1 है तो H2 में हीट 4 है, H1/H2 1/4 होगा, डी ऑप्शन। पहले सीरीज की हीट लिखनी है, फिर पैरेलल की हीट, H1 सीरीज वाला, H2 पैरेलल वाला, 1/4। या तो आप ऐसे कर लो, या आप H1 और H2 को डिवाइड कर दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो H1 H2 क्या करो, डिवाइड कर लो, करो डिवाइड। तो H1/H2 अगर आप करोगे, H1/H2 करो डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करोगे तो V²T से V²T कट जाएगा। H1 में क्या है, ऊपर 1/2R है, ठीक, और भागे R/2, तो गुणे भागे R/2 गुणे 2/R, ये नहीं,
ये हो जाएगा आपका, ऐसे करो, वी स्क्वायर बाई टी, देखो वी स्क्वायर टी अपान 2r, ए H1 हो गया, ये H1 हमने लिख दिया, भागे H2। तो H2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो वी स्क्वायर टी आर बाई टू को अगर आप लिखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब 2 वी स्क्वायर टी बाई आर। ये है एक तरीके से, अगर आप सॉल्व करो 2 वी स्क्वायर टी बाई आर, 2 ऊपर चला गया नीचे ऐसे। अब जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो करो इसको, क्या करो, क्रॉस करो। तो क्रॉस जब करोगे इसको, तो क्रॉस करोगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी आर ऊपर चला जाएगा और 2 वी स्क्वायर टी नीचे आ जाएगा। आर ऊपर और 2 वी स्क्वायर टी नीचे, तो आर ऊपर और 2 वी स्क्वायर टी नीचे, ये हो जाएगा। अब वी स्क्वायर टी से वी स्क्वायर टी कट गया, आर से आर कट गया, 2 कितना हो गया 4, H1 बाई H2 बराबर 1/4। खैर इतना भाग वह देखे करने की जरूरत है ही क्या, आपको ये पता चल रहा है कि वी स्क्वायर टी ऊपर ऊपर सेम है, नीचे का टर्म बस जो है अलग है, ये 2r है, ये r/2 है, यानी इस 2r की तुलना में r/2 एक चौथाई है। तो अगर नीचे की वैल्यू कम है तो H2 ज्यादा होगा, 4 गुना ज्यादा होगा H1 से। या भाग दे लो, इस H1 को H2 से भाग दोगे तो 1/4 आएगा। अब आपको भाग देना ऐसे नहीं समझ में आया तो अब करना अपनी कॉपी पे। कुछ लोग H2 को H1 से भाग देते हैं, H2 को H1 से, और गलत निकाल लेते हैं। भाई पूछा क्या है, श्रेणी से समांतर क्रम का संयोजन, तो श्रेणी क्रम का H1 है और समांतर का H2 है, तो श्रेणी से समांतर पूछा तो H1 को H2 से भाग देके निकालेंगे ना, H1 बाई H2 1/4। ठीक है, वैसे भी आपको इस तरीके के सवाल में शॉर्ट नोट्स में अपने लिखना चाहिए कि अगर दो बल्ब हैं, उनको पहले मैंने सीरीज में लगाया तब कुछ हीट आएगी, उन्हीं दोनों बल्ब को मैंने पैरेलल में लगाया, अक्रॉस सेम सप्लाई, मतलब सप्लाई सेम है, तो जो हीट आएगी वो ज्यादा आएगी। यानी दो बल्ब को अगर मैं पहले सीरीज में लगाऊं और कुछ सप्लाई दूं तो कुछ हीट आएगी, उन्हीं दोनों बल्ब को अगर मैं पैरेलल में जोड़ दूं तो जो हीट आएगी वो पहले की तुलना में क्या होगी, ज्यादा, पहले की तुलना में क्या होगी, ज्यादा। तो सवाल समझ में आया कि सीरीज से पैरेलल में जोड़ने पर, इस पे एक सवाल ऐसे बन सकता है, सीधी सी कहानी है, थ्योरेटिकल सवाल में बना देता हूं। अगर दो बल्ब को सीरीज में जोड़ने के बजाय पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो टोटल कंज्यूम्ड पावर पहला क्या होगा, इस मतलब ये है कि इंक्रीज होगी, इंक्रीजेज मतलब बढ़ेगी, डिक्रीजेस घटेगी, रिमेन सेम मतलब समान रहेगी, रिमेन सेम मतलब समान रहेगी, या इसमें से कुछ भी नहीं। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना, सेम रहेगी या नन। यानी अगर मैं दो बल्ब को सीरीज में जोड़ता तो दोनों मिलाकर के कुछ पावर खाते, ठीक। अगर उन्हीं बल्ब को मैं पैरेलल में जोड़ दूं तो अब मिलाकर के जो कुल पावर खाएंगे वो कहां ज्यादा होगी, सीरीज में या पैरेलल में। तो चाहे पावर की बात हो चाहे हीट की बात हो, एक ही तो है भाई। हीट और पावर में अंतर ही क्या है, हीट होती है पावर इंटू टाइम, उष्मा होती है पावर इंटू टाइम। तो टाइम तो दिया नहीं कि 2 सेकंड 5 सेकंड, तो जहां पावर ज्यादा वहां हीट ज्यादा, जहां पावर कम वहां हीट कम। तो जो सवाल था कि अगर दो बल्ब को पहले मैं सीरीज में जोड़ूं और दोनों मिला करके कुछ पावर P1 खा रहे हो, इन्हीं दोनों बल्ब को अगर मैं पैरेलल में जोड़ दूं, सप्लाई सेम होनी चाहिए, सप्लाई बदल दोगे तो कहानी ही बदल जाएगी। इन्हीं दोनों बल्ब को अगर मैं पैरेलल में जोड़ दूं और यही दोनों बल्ब अब अगर कुल पावर P2 खा रहे हो, दोनों मिला करके खा रहे हो दोनों की, तो आपको ये पता होना चाहिए पैरेलल में जो पावर होगी P2 वो पहले की कितनी होगी, ज्यादा। पैरेलल की पावर ज्यादा होगी पहले की, और कितनी होगी, 4 गुना। दिख रहा है आपको। हाँ, रेजिस्टेंस हमने दोनों को सेम ले रखा था,
रेजिस्टेंस क्या था, सेम, यानी आपको ये पता होना चाहिए P2 जो होगा पहले का 4 गुना होगा 4P1, बशर्ते शर्त यह है कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो। तो रेजिस्टेंस अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम सेम मान के चल सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस नहीं दे रखा कितना कितना है अलग अलग है तो हम सेम मान लेते हैं। तो सीरीज में जोड़ा तो जो पावर कंज्यूम हुई, पावर में जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा तो पावर 4 गुना हो जाएगी। यानी अगर सीरीज में जोड़ा पावर 100 वाट है दोनों की मिला करके, और उन्हीं दोनों को मैं पैरेलल में जोड़ दूं तो पावर 400 वाट हो जाएगी। अगर सीरीज में जोड़ने पर पावर 1000 वाट कंज्यूम हुई है दोनों की मिला करके, सीरीज में जोड़ने पर पावर 1000 वाट कंज्यूम हुई है दोनों को मिला करके, तो अगर उन्हीं दो बल्ब को मैं पैरेलल में जोड़ दूं तो अब पावर 4000 वाट कंज्यूम होगी, यानी 4 गुना पावर ज्यादा होगी, चाहे 4 गुना हीट ज्यादा होगी। शर्त क्या है, सप्लाई वोल्टेज जो पहले था वही अब भी है, सप्लाई वोल्टेज मत बदल देना, कहानी बदल जाएगी फिर, और रेजिस्टेंस दोनों बल्ब का सेम ही है। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं इस टाइप का, या पहले पावर 100 वाट थी तो पावर कितनी होगी 400 वाट, पहले पावर 200 वाट थी पावर कितनी होगी, पहले 200 थी तब उसका 4 गुना कर दो 800 वाट। तो ऐसे सवाल बनेंगे तो आ जाएगा, तो आप कौन सा क्या होगा, इंक्रीजेस। ये हमने सवाल सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया हमने इस सवाल को। बोलो कोई डाउट, डाउट होगा तो कमेंट करके पूछना, ठीक है। तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन सवाल करने हैं एग्जाम के लिए। पहले तो आपको कोई चीज थ्योरी पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि थ्योरी आप जब पढ़ते हो तो उसके बेसिस पे कितने भी सवाल आपके आएंगे तो आप कर ले जाओगे। सिर्फ सवाल पे जब आप ध्यान देते हो तो सवाल कई बार आप रट लेते हो, अच्छा इस सवाल में ऐसा हुआ, अगला सवाल आता है फिर आपका डब्बा गुल हो जाता है। तो आप पहले थ्योरी सीखिए अच्छे से कहीं से भी पढ़ करके, और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए वैरायटी के, आपको एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगी। बाकी अगर आप बैच की तलाश में हो तो करियर विल ऐप पे मेरा बैच चल रहा है, IITI का भी और JEE का भी, दोनों के प्रैक्टिस बैचेज भी चल रहे हैं और थ्योरी का बैच भी चल रहा है, ठीक है। करियर विल ऐप पे चल रहा है, आप लाइव क्लास पे क्लिक करना, करियर विल ऐप पे लाइव क्लास पे क्लिक करोगे आप, सबसे नीचे का ऑप्शन आता है लाइव क्लास का, उसके बाद JEE और IITI एग्जाम का एक सेक्शन आएगा, वहां पे IITI इलेक्ट्रीशियन का एक टारगेट बैच बिल्कुल अभी 21 सितंबर को स्टार्ट हुआ, इस UPPCL TG2 को ध्यान में रखते हुए, जो DRDO और RRB LP UP एडमिरल TG2 को भी टारगेट करेगा। और साथ साथ JEE का थ्योरी बैच, JEE का प्रैक्टिस बैच और IITI का प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है। और अगर बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 महीने में आप मेहनत के साथ पढ़ेंगे। तो पढ़ना तो आपको हर समय होता है, लेकिन कई बार क्या होता है जब आप बेवक्त पढ़ते हो तो उतना आउटपुट नहीं आता है। अभी वक्त है पढ़ने का, वक्त मतलब वैकेंसीज है, अगले 6 महीने 8 महीने 1 साल में आपको ठीक ठाक वैकेंसीज मिलेंगी। तो इस वैकेंसीज का फायदा उठाइए और इस बार अपने लिए एक सीट रिजर्व करने की, अपने लिए एक सीट हासिल करने की पूरी कोशिश करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।